दोस्तों आपका स्वागत है इन द चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अल्फ्रेड वर्नर, ओके, ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू फॉर्मुलेट हिज आइडियाज अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इन्होंने स्टडी किया फिजिकल एंड केमिकल बिहेवियर, ठीक है ना, एंड उन्होंने प्रपोज किया द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। इसको ध्यान से समझो, वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइमरी वैलेंसी इट इज इक्वल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, इट इज सेटिस्फाइड बाय आयंस, नॉन डायरेक्शनल होता है, आयनाइजेबल होता है, नॉट हेल्पफुल इन ज्योमेट्रिक प्रेडिक्शन। वही सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें, इट इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, इट इज सेटिस्फाइड बाय लिगेंड्स, डायरेक्शनल होता है, नॉन आयनाइजेबल होता है, इट इज हेल्पफुल इन ज्योमेट्रिक प्रेडिक्शन। नाउ डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स आयंस की हम बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बात करते हैं। सी, डबल सॉल्ट वो होते हैं विच गेट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू सिंपल आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड, ठीक है ना, दे लूज देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन, ठीक है ना। कार्नेलाइट हो जाता है, मोअर सॉल्ट हो जाता है, पोटासियम में सब इसके एग्जांपल है। कार्नेलाइट की बात करें KCl.MgCl2.6H2, मोअर सॉल्ट की बात करें FeSO4.NS4(2)SO4.6H2O, पोटासियम की बात करूँ KAlSO4(2)12H2O। गॉट इट। वही कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बात करें, कॉम्प्लेक्स आयंस की बात करें, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। फॉर एग्जांपल FeCN6(4)-, ये Fe2+ और Cn- में डिसोसिएट नहीं होता। इन दोनों में सिमिलरिटी ये है कि बोथ आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर स्टेबल कंपाउंड्स इन स्टोइचोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के डिफरेंट पार्ट जो आते हैं ना, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले एक होता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है ना, जिसको हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, और जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम कहते हैं काउंटर आयन। कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कॉम्प्लेक्स के अंदर हम देखिए एक सेंट्रल मेटल आयन होता है जो ल्यूइस एसिड की तरह काम कर रहा होता है। दूसरा होता है लिगेंड। लिगेंड जो होता है वो ल्यूइस बेस होता है, और डिफरेंट टाइप्स के लिगेंड प्रेजेंट होते हैं। यूनिडेंटिक लिगेंड, ठीक है ना, ये वो होता है विच इज बाउंड टू मेटल थ्रू सिंगल डोनर एटम। इसके एग्जांपल है Cl- H2O, अमोनिया। डाइडेंटिक लिगेंड में इसका एग्जांपल है इथेन 1,2 डाइमीन, इसको EN से हम शो करते हैं, और ऑक्जेलेट C2O4(2-), ठीक है ना। एंड पॉलीडेंटिक लिगेंड, ठीक है ना, इसमें एक से ज़्यादा डोनर साइट होता है। इसका एग्जांपल आप देख लो, ट्राई-N, ठीक है ना, 4 टेट्राडेंटेड होता है, डाई-इन इसमें 3 होता है, ठीक है। EDTA4- की बात करिए, हेक्साडेंटेड होता है, इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसीटेट, ठीक है ना, इसमें 2 नाइट्रोजन के डोनर होते हैं, ठीक है ना, और 4 ऑक्सीजन के होते हैं। Got it ना। अब when a di or polydentic ligand uses its 2 or more donor atoms simultaneously to bind a single metal ion, it is said to be a chelate ligand. Got it ना। Now, such complexes called chelate complexes tend to be more stable than similar complexes containing unidentate. Ambidentate ligand वो होते हैं, ठीक है ना, जिनके पास has 2 different donor atom, लेकिन एक टाइम पे वो एक ही का यूज़ करते हैं। इसके एग्जांपल है SCN- और NO2-। Got it? Now, कोऑर्डिनेशन नंबर डिटरमाइन ओनली बाय सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड विद मेटल एंड नॉट पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड देखते हैं, पाई बॉन्ड हम इंक्लूड नहीं करते हैं जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहे होते हैं। और फर्दर हम देखें न्यूट्रल लिगेंड्स की, इसमें आता है H2O, इसको हम एक्वा कहते हैं, NH3 इसको हम एमीन कहते हैं, EN इथेनॉल को डाइमीन कहते हैं, NO नाइट्रोजिल कहते हैं, CO कार्बोनिल कहते हैं, एंड C6H5N इसको हम पायरिडिन कहते हैं, PPS3 को ट्राइफिनाइल फॉस्फेट कहते हैं। एनाइनिक लिगेंड की बात करें, CN- साइनाइडो आता है, F- फ्लोराइडो आता है, H- हाइड्राइडो आता है, OH- हाइड्रोक्साइडो आता है, NO2- नाइट्राइटो-N आता है, ONO- नाइट्राइटो-O आता है। गॉट इट ना। और जब हम एनाइनिक लिगेंड की बात करते हैं, आइड, ठीक है ना, जैसे CN- का होता है, नॉर्मली हम उसको साइनाइड बोलते हैं, लेकिन जब एनाइनिक लिगेंड की बात करते हैं इसको हम IDE, ये रिप्लेस हो जाता है IDO से। सो साइनाइड ना बोल करके हम इसको साइनाइडो बोल रहे होते हैं, ठीक है ना। SCN- थायोसाइनाइडो-S, NCS- थायोसाइनाइडो-N, CO3(2- कार्बोनेटो, इस तरीके से होता है। अब हम इनकी IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करें, ठीक है। सबसे पहले हमें चेक करना होता है वेदर द कंपाउंड, वेदर जो कॉम्प्लेक्स वो कैटायन है, न्यूट्रल है, एनायन है। कैटायन और न्यूट्रल के लिए जो नेमिंग का जो मेथड होता है वो सेम होता है, एनायन के लिए थोड़ा सा चेंज हो जाता है। होता ये है ना कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है ना, आयन होता है ना, सेंट्रल मेटल आयन, उसका नाम जैसा है वैसा ही रखते हैं, लेकिन एनायन के टाइम पे सेंट्रल मेटल आयन का जो नाम होता है ना वो चेंज हो जाता है, जो हम आगे देखेंगे। देखो, अगर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हुआ तो सबसे पहले हम उसकी नेमिंग कैसे करेंगे, हमें स्टार्ट करना है लिगेंड से, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसके नाम को हमें लिखना, और जब मेटल का हम नाम लिखेंगे ना, ठीक है ना, जैसा मेटल का नाम है ना, बिना उसको कुछ चेंज किए हम मेटल का नाम, जैसे अगर आयरन है तो आयरन लिखेंगे, अगर कोबाल्ट है तो कोबाल्ट लिखेंगे, अगर कॉपर है तो कॉपर लिखेंगे, कुछ चेंज नहीं करना, और ब्रैकेट बना करके रोमन नंबर में उसके ऑक्सीडेशन नंबर को लिखना। उसके बाद लास्ट में एनायन को हमें लिखना है नॉर्मली, ठीक है ना, उसके नंबर को दिखाने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। अब जब एनायनिक कॉम्प्लेक्स की बात होगी तो हमें सबसे पहले कैटायन को नेम करना है, और जब एनायनिक कॉम्प्लेक्स को नेम करने की बात आएगी तो हमें लिगेंड को अल्फाबेटिकली ऑर्डर जैसे हमने किया था वैसे इसको हम लिखेंगे। उसके बाद मेटल की जब नेम होगी ना तो मेटल का नेम यहाँ पे चेंज होगा। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में आयरन होता था तो हम आयरन ही लिखते थे, कोबाल्ट होता था तो कोबाल्ट ही लिखते थे, कॉपर होता था तो हम कॉपर लिखते थे, लेकिन एनायनिक कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, आयरन होता है तो उसे हमें फेरेट से लिखना है, कोबाल्ट होगा तो कोबाल्ट लिखेंगे, कॉपर होगा तो कॉपरेट लिखेंगे, लीड होगा तो प्लम्बेट लिखेंगे, सिल्वर होगा तो आर्जेंटिक लिखेंगे, गोल्ड होगा तो ऑर्डिट लिखेंगे, टीन होगा तो स्टैंडर्ड लिखेंगे, पैलेडियम होगा तो पैलेडिक लिखेंगे। गॉट इट ना। उसके बाद ये लिखने के बाद हमें ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होगा जैसा कि हम करते हैं। गॉट इट ना। नाउ आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें, ठीक है ना, तो ये जो 2 तरीके के आइसोमेरिज्म शो करता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम देखते हैं, हैव डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट, नो बॉन्ड डिफरेंस। गॉट इट ना। सी,
और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करें, ठीक है ना, ये जीआई को शो करता है और इसमें भी स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल आता है। स्क्वायर प्लेनर जीआई को शो करता है, टेट्राहेड्रल कभी भी शो नहीं करेगा, ठीक है ना। आप एलिमेंट को देख करके ना, सेंट्रल मेटल एटम को देख करके आप कैसे पता कर सकते हो कि कौन सा टेट्राहेड्रल है, कौन सा स्क्वायर प्लेनर है। अगर जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी आ रहा होता है ना, और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर इसका 4 है ना, ये हमेशा टेट्राहेड्रल ही होगा। और प्लेटिनम, पैलेडियम आ रहा है और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो वो स्क्वायर प्लेनर होगा, ठीक है ना। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्क्वायर प्लेनर में कौन से कुछ जीआई को शो करेंगे, ठीक है ना, जो MA2B2 टाइप के कॉम्प्लेक्स होंगे वो शो करेंगे। इसमें एक सीस और एक ट्रांस मिलेगा, टोटल 2। MA2BC वाले एक सीस एक ट्रांस मिलेगा। MABCD 2 सीस एक ट्रांस मिलेगा, 3। MAB2 एक सीस एक ट्रांस मिलेगा, 2। गॉट इट ना। ऑक्टाहेड्रल में हम देखेंगे कौन सा जीआई शो कर सकता है। MA4B2 और MA2B4 वाले यहाँ पे जीआई शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो B2 है ना, वो 90 डिग्री पे हो सकता है या 180 डिग्री पे हो सकता है। जो 90 डिग्री पे होगा ना उसको हम कहेंगे सिस, और जो 180 डिग्री पे होगा उसको हम कहेंगे ट्रांस। और दूसरा टाइप का MA3B3, इस टाइप का कम्प्लेक्स भी ऑक्टाहेड्रल, इस टाइप का ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स भी जीआई शो कर सकता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल CuNS3 NO2 ठीक है ना। इसमें हमें देखना है, इसमें हमें 2 टाइप्स दिखते हैं। एक दिखता है फेसियल आइसोमर जिसको हम फैक आइसोमर भी कहते हैं, और दूसरा मेरिडियनल आइसोमर जिसको हम मर आइसोमर भी कहते हैं। फेसियल आइसोमर में क्या होता है, 3 डोनर एटम ऑफ द सेम लिगेंड ऑक्युपाइज एडजेसेंट पोजीशन, ठीक है ना। फेसियल आइसोमर कहेंगे और फैक आइसोमर कहेंगे, इसको हम सिस भी कहेंगे। और बाकी दूसरा वाला जो होगा, तीनों सेम प्लेन में होंगे तो उसको हम ट्रांस और मेरिडियनल और मर आइसोमर, इसको मैं कह रहा हूँ। और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की बात आई तो ये कॉमन होता है इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्विंग डाइडेंटिक लिगेंड, ठीक है ना। MAA3, ठीक है ना, MAA3 इस टाइप का ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है। इसका एग्जांपल है COEN3 COEN3 3+, ठीक है ना। MAA2B2 और MAA2B2BC ये भी क्या ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ सिस टाइप ही ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का शो कर सकता है। इसका एग्जांपल है प्लेटिनम Cl2En2, ठीक है ना, En2 आपका होल 2+। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में 4: लिंकेज आइसोमरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म एंड सोलवेट आइसोमरिज्म। लिंकेज आइसोमरिज्म arises in a coordination compound containing ambidentate ligand। जिस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में एम्बिडेंटिक लिगेंड होगा उसमें लिंकेज आइसोमरिज्म हो रहा होगा। और नंबर ऑफ लिंकेज आइसोमरिज्म का निकालने का तरीका होता है 2 की पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ एम्बिडेंटिक लिगेंड। कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म दिखता है, ठीक है ना, arises from the interchange of ligand between cationic and anionic entities। आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म दिखता है जब काउंटर आयन, ठीक है ना, लिगेंड को डिस्प्लेस करके लिगेंड की जगह को वो ले लेता है, उनका इंटरचेंज हो जाता है, किनका, काउंटर आयन का और लिगेंड का। और अगला वाला, लास्ट वाला, सॉल्वेट आइसोमरिज्म। सॉल्वेट आइसोमरिज्म को हाइड्रेट आइसोमरिज्म भी कहते हैं। इट इज सिमिलर टू आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। इसमें होता ही है ना कि हम सॉल्वेंट का यूज कर रहे होते हैं, सॉल्वेंट जैसे इथानॉल, H2O, मिथानॉल, ठीक है ना। इफ इट्स H2 तो उसको हम कहेंगे हाइड्रेट आइसोमरिज्म, ठीक है। वर्नर कुछ बेसिक क्वेश्चंस के आंसर नहीं बता पा रहे थे, ठीक है ना, जिसके लिए फर्दर कुछ थ्योरीज का डेवलपमेंट हुआ, लाइक VVT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, LFT लिगेंड फील्ड थ्योरी, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये सब का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे जो वो आंसर नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना, इसका आंसर वो नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना, लेकिन आगे जो थ्योरी है वो इसका आंसर बता पाई। और इन क्वेश्चन को हम देखेंगे और इन क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने रेज किया कि सिर्फ कुछ ही एलिमेंट, सर्टेन एलिमेंट ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों फॉर्म करते हैं, बाकी क्यों नहीं करते। क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होता है, स्मॉल साइज होता है, और न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, दैट्स द रीजन। और दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैव डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, क्यों इनके पास डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होता है, ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन। नंबर 3 है व्हाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैव कैरेक्टरिस्टिक मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, बिकॉज DD ट्रांजिशन एंड कायरलिटी। गॉट इट, दैट वाज द थिंग। अब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करते हैं, एंड दिस थ्योरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसमें इस थ्योरी से हमें क्या पता चलेगा, हमें कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के ज्योमेट्री शेप के बारे में पता चलेगा, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पता चलेगा, उनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में पता चलेगा, वेदर दे आर डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, इन सभी तमाम चीज़ों का पता हमें यहाँ से चलने वाला है, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करना। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो वो टेट्राहेड्रल हो सकता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, वो स्क्वायर प्लेन हो सकता है विद DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल होगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, या D2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। ध्यान में रखें, अगर वीक लिगेंड हुआ, वीक लिगेंड कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन से होते हैं, वो हम आगे समझेंगे। अभी बस इतना ध्यान रखो कि अगर वीक लिगेंड हुआ तो वो पेयरिंग नहीं करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो वो पेयरिंग शो करेगा। एग्जाम्पल से करते हैं, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाने वाला है, ध्यान से सुनना। एक एग्जाम्पल, एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का मैंने एग्जाम्पल लिया है, ठीक है ना, CONS3 3+। सबसे पहले आपको इसका कोऑर्डिनेशन, सबसे पहले आपको इसका ऑक्सीजन स्टेट निकालना है। कोबाल्ट का ऑक्सीजन स्टेट यहाँ से निकल गया +3, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आया 4s0 3d6। अब मुझे 3d 4s और 4p ऑर्बिटल को यहाँ पे लिख देना है और इलेक्ट्रॉन को अकॉर्डिंगली फिल कर देना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे NS3 था, NS3 क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है ना, वो कैसे पता चला, आगे आप पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा, इन सब की पेयरिंग कर देगा। तो उसको पेयरिंग करने के बाद 3d के 3 ऑर्बिटल फिल हो गए, 2 बचे, जो 2 बच गए। और ध्यान में हमें पेयरिंग तभी करेंगे जब जितना रिक्वायर्ड उतना हमें मिल रहा हो। अब ये जो NS3 जो लिगेंड है ना, वो क्या करेगा,
करेगा, 2 डी ऑर्बिटल को यूज़ कर लेगा, ठीक है ना, एक एस ऑर्बिटल को और 3 पी ऑर्बिटल को, ऐसे D2sp3 इसकी हाइब्रिडेशन हो जाएगी, ठीक है ना। तो इससे इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई, नंबर 1 ज्योमेट्री का पता चला, ऑक्टाहेड्रल। हाइब्रिडेशन क्या था, D2sp3 था। क्या इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे हैं, नहीं, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, सारी की सारी की पेयरिंग हो गई। तो ये डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। नंबर 4 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ये दिखाएगा और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स दिखाएगा। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कब होता है, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर सेम हो जाते हैं देन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे समझना है कि कब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, कब वीक फील्ड लिगेंड, ये कब होता है। देखो इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस आते हैं। सारे लिगेंड +4 जो दिखा रहे होते हैं ना, वो सब के सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। और जब NH3 लिगेंड के फॉर्म में अगर आपको दिखे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, तो आपको चौकन्ना हो जाना है। और चौकन्ना होकर के आपको ये देखना है कि कहीं सेंट्रल मेटल आयन, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट तो नहीं, और वो भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर सेंट्रल मेटल एटम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और वो क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट में से अगर कोई है, तो NH3 जो नॉर्मल कंडीशन में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता था, इस कंडीशन में वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। CO3+ के लिए अगर ऑक्सीजन डोनर वाले लिगेंड प्रेजेंट होंगे तो वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेंगे। 4D और 5D मेटल्स की बात करें तो इनके लिए सारे के सारे जो लिगेंड है ना, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट आप क्वेश्चन यहाँ पे देख लो कि CuNH3 4 2+, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट CO2+ का आप लिखोगे इसका इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन, तो ये आता है 3D9 अब यहाँ पे एक चीज़ हमें दिख रहा है कि जो 3D का जो सबसेल है, इसके चारों के चारों ऑर्बिटल्स भर चुके हैं। एक में एक इलेक्ट्रॉन रह गया है। अब एक इलेक्ट्रॉन जो ये रह गया है ना, ठीक है ना, अगर इस इलेक्ट्रॉन हट जाए ना तो मेरा DsP2, ठीक है ना, इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है ना। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन रह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन के हट जाने से अगर मुझे एक डी का ऑर्बिटल अगर मिल जा रहा है, तो उस एक इलेक्ट्रॉन को मैं 4D के पास भेज दूंगा। इसको कहते हैं चार्ज ट्रांसफर रूल, ठीक है ना। इस तरीके से ट्रांसफर हो जाता है और CuNH3 4 2+ का मुझे हाइब्रिडेशन मिलता है DsP2 स्क्वायर प्लेनर। लिमिटेशंस ऑफ VBT देखें, इट इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ एजम्पशंस, बहुत एजम्पशंस इन्वॉल्व की। इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डेटा, इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर एग्जिबिटेड बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इट डज नॉट गिव अ क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द थर्मोडायनामिक काइनेटिक स्टेबिलिटीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इट डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रेडिक्शन रिगार्डिंग द टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स, इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब हम CFT की बात करते हैं। जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है CFT, ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है विच कंसिडर द मेटल लिगेंड बॉन्ड टू बी आयनिक। लिगेंड अगर एनायन है तो उसको पॉइंट चार्जेस की तरह ट्रीट किया गया, अगर न्यूट्रल है तो उसको पॉइंट डाइपोल की तरह ट्रीट किया गया, ठीक है। हम जानते हैं D सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, वो सब डीजेनरेट, ठीक है ना, डीजेनरेट, ठीक है ना, ग्राउंड स्टेट पर प्रेजेंट है, ठीक है। और जब एक स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड प्रेजेंट होता है ना, तब भी इनकी डीजेनरेसी मेंटेन होती है। लेकिन जैसे एक लिगेंड आ रहा होता है ना, इनकी डीजेनरेसी क्या हो जाती है, ऊपर लिफ्ट हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे समझो क्या हो रहा होता है ना कि मेटल, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल d ऑर्बिटल और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन स्टार्ट होता है। dx² y² और dz², इसमें z एक्सिस के एक्सिस एलोंग एक्सिस में रिपल्सन महसूस हो रहा होता है, और dxy dyz और dxz इन तीनों में बिटवीन एक्सिस रिपल्सन लग रहा होता है, ठीक है। जो 3 ऑर्बिटल्स हैं dxy dyz और dxz, इनको हम कहते हैं लो एनर्जी वाला T2g। ये नीचे चले जाते हैं, ठीक है ना। एक बेरी सेंटर होता है, बिल्कुल सेंटर वाला लाइन होता है बेरी सेंटर, ठीक है ना, जिसको हम एवरेज एनर्जी ऑफ द d ऑर्बिटल कहते हैं इन स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड बेरी सेंटर। उस बेरी सेंटर के नीचे चला जाता है T2g, ठीक है ना, और बेरी सेंटर के ऊपर चला जाता है Eg। इसमें 2 ऑर्बिटल होते हैं dx² y² और dz², और इनके बीच का Eg और T2g के बीच का जो एनर्जी सेपरेशन होता है ना, वो है, उसको हम दिखाते हैं डेल्टा नॉट से। उसको हम कैसे दिखाते हैं, डेल्टा नॉट से दिखाते हैं ना। अब बेरी सेंटर और Eg के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, ठीक है ना, वो कितना होता है, बेसिकली इंक्रीज हो रहा होता है। पहले ये डीजेनरेट थे, ग्राउंड स्टेट में थे, उसके बाद इनकी एनर्जी बढ़ गई तो ये लिफ्ट हो गई। तो एनर्जी ऑफ Eg क्या होता है, इंक्रीजेस बाई, कितना से इंक्रीज होता है, 3/5 डेल्टा नॉट से इंक्रीज होता है। और T2g की एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है बाई 2/5 डेल्टा नॉट, ठीक है। और जो ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होता है, डिपेंड करता है नंबर 1 लिगेंड के ऊपर और चार्ज ऑन द मेटल आयन के ऊपर, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है ना, इनका ऑर्डर आप देखो। सबसे पहले बिफोर वाटर, ठीक है ना, बीच में वाटर आता है जो एक लिगेंड है, उससे पहले वाला ऑर्डर आप देखो। इस बार सीन कल से फिर OX, इससे आया I-, बार से आया Br-, सीन से आया SCN-, ठीक है ना, कल से आया Cl-, से आया H2-, ठीक है ना, फिर से आया F-, OH से आया OH-, ऑक्स से आया ऑक्जेलेट C2O4 2-, और उसके बाद आता है H2। ये था H2O से पहले वाले का ऑर्डर, और ये सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। I- सबसे वीकेस्ट वीक फील्ड लिगेंड है ये, ठीक है ना। उसके बाद H2O के बाद आता है नाइसली एडुकेटेड नेवर एंटर क्रिमिनल कंपनी। नाइसली से आया NCS-, एडुकेटेड से आया EDTA4-, नेवर से आया NH3, एंटर से आया EN, क्रिमिनल से आया CN और कंपनी से आया CO, ठीक है। ये सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। H2O से पहले जो थे ना,
इस बार कल से फिर OH, ये सारे वीक फ्री लिगेंड है और H2O के बाद जो है ना ये स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड में आते हैं। इस सीरीज को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड दिस सीरीज इज बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ठीक है, देखो इसमें दो चीज़ होती है ना, अपने आप ही समझना है। एक होता है डेल्टा नॉट और होता है पी को हम कहते हैं पेयरिंग एनर्जी। ठीक है ना, नाउ अगर पेयरिंग एनर्जी, ठीक है ना, अगर पेयरिंग एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो गई डेल्टा नॉट से, ठीक है ना, ठीक है ना, पेयरिंग एनर्जी अगर ज़्यादा हो गई डेल्टा नॉट से, तो इसमें क्या होता है ना, इसको हम कहते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं वीक फ्री लिगेंड। इसमें ऐसा इसलिए है क्योंकि पेयरिंग में एनर्जी ज़्यादा लग रही है। ठीक है ना, पेयरिंग में जो है ना एनर्जी ज़्यादा लग रही है, तो ये क्या चाहेंगे, सो ये पेयर कराना नहीं चाहेंगे। ठीक है ना, पेयरिंग में अगर एनर्जी ज़्यादा लग रही है तो पेयर कराना नहीं चाहेंगे, तो इस केस में हम इसको कहेंगे वीक फ्री लिगेंड और ये फॉर्म करता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। और वही डेल्टा नॉट की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा है। ठीक है ना, सो गैप बिटवीन ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि ऑर्बिटल्स के बीच का गैप जो है ना बहुत ज़्यादा हाई है, वो जंप नहीं कर पाएगा, इसलिए वो पेयर करना प्रेफर करेगा। सो डेल्टा नॉट अगर ग्रेटर है पी से, तब जाकर के स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड हो रहा होता है। ठीक है, CFSE की अगर कैलकुलेशन हम देखें, ठीक है ना, इससे पहले हमने अभी जो देखा वो था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल, CFSE हमने देखा। ठीक है, अब हम देखेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल। इसमें क्या होता है ना, इसमें एक चीज़ आपको करना है, तो जी सबस्क्रिप्ट जो आप यूज़ करते हैं ना, EG और T2G में, ऑक्टाहेड्रल और इसका पैनल में आप इसको यूज़ करते हैं क्योंकि आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने के लिए मिलता है। वही टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपको सिमेट्री देखने के लिए नहीं मिलता, इसलिए हम जी यूज़ नहीं करते, बस हम T2 एंड E यूज़ कर रहे होते हैं। ये टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग में क्या होता है ना कि इन्वर्ट हो जाता है, जहाँ पे जो T2 था ना वो ऊपर चला जाता है, बेस सेंटर के ऊपर चला जाता है, और E जो था ना वो नीचे आ जाता है बेस सेंटर के। ठीक है ना, समझ में आई बात ना, और इनकी जो वैल्यू थी ना वो वैल्यू भी उसी तरीके से चेंज हो जाती है। डेल्टा नॉट जो होता है ना वो डेल्टा T से ज़्यादा होता है। ठीक है ना, डेल्टा T इज इक्वल्स टू 4/9 डेल्टा नॉट। ठीक है ना, ये चीज़ आपने यहाँ पे ध्यान रखना। आप CFSE की कैलकुलेशन की अगर मैं बात करूँ, तो आपने यहाँ पे देखना, आपने काउंट करना है कितने इलेक्ट्रॉन T2G ऑर्बिटल में है और कितने इलेक्ट्रॉन्स EG ऑर्बिटल में है। ठीक है ना, X बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल और Y बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल। तो CFSE का फॉर्मुला आ जाता है -0.4x प्लस 0.6y डेल्टा नॉट प्लस PE पेयरिंग एनर्जी। फिर से रिपीट करता हूँ, CFSE का हो जाता है -0.4x प्लस 0.6y डेल्टा नॉट प्लस PE पेयरिंग एनर्जी। और टेट्राहेड्रल के लिए क्या होता है ना, बस आप साइन को चेंज कर दो। ठीक है ना, जैसे वहाँ पे आपने देखा था कि साइन को इसलिए चेंज करना है ना क्योंकि पहले T2 नीचे था तो ऊपर चला गया, तो पहले T2 नीचे था तो ऊपर चला गया, तो अब -0.4x नहीं होगा बल्कि +0.4x होगा, और माइनस आएगा -0.6y में प्लस पेयरिंग एनर्जी आप यहाँ पे लगा दोगे, कर दोगे। ठीक है, कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर मैं बात करूँ तो ये वाइड रेंज ऑफ कलर्स को शो कर सकते हैं, एंड द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज कम्प्लीमेंट्री टू दैट विच इज एब्जॉर्व। फॉर एग्जांपल, एक जनरल रूल ऑफ थंब आप देखो, टू फाइंड द कम्प्लीमेंट्री कलर, अगर ब्लू कलर एब्जॉर्व हुआ है तो ब्लू कलर के बाद दो कलर को छोड़ दो, ग्रीन और येलो, उसके बाद आता है ऑरेंज। तो ये ब्लू कलर को अगर ये एब्जॉर्व करेगा ना, तो इसका जो कम्प्लीमेंट्री कलर आएगा वो होगा ऑरेंज। गॉट इट ना, जो कम्प्लीमेंट्री कलर आएगा वो होगा ऑरेंज। अगर कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड होगा ना, तो ये प्रेफर करेगा टू एब्जॉर्व लाइट ऑफ हाई एनर्जी एंड लिस्ट वेवलेंथ। गॉट इट नो। रूबी की बात करेंगे, सम प्रीशियस जेम स्टोन्स की हम बात करते हैं। रूबी क्या होता है, Al2O3 होता है, इसमें Cr3+ प्रेजेंट होता है और रेड कलर का ये होता है। ठीक है, और ये इम्पार्ट कलर करता है ड्यू टू DD ट्रांजिशन। एमराल्ड की बात करें, ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Be3Al2Si6O18, Be3Al2Si6O18। इसमें जो Cr3+ प्रेजेंट होता है ना वो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है ना, और ये दोनों रूबी और एमराल्ड ये कलर इम्पार्ट करते हैं ड्यू टू DD ट्रांजिशन, Cr3+ के प्रेजेंट होने की वजह से। बट इतना। अब लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की अगर हम बात करें, जैसे हमने एजम्पशन लिया था लिगेंड को हमने पॉइंट चार्ज माना था, तो इससे तो हम ये समझ में आना चाहिए कि एनायनिक लिगेंड को सबसे ज़्यादा इनकी स्प्लिटिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन वो गलत है। एनायनिक लिगेंड एक्चुअली आर फाउंड एट द लो एंड ऑफ द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है ना, नंबर 2 है, इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन द लिगेंड एंड द सेंट्रल एटम। ठीक है, अब इसी वीकनेस ऑफ CFT को एक्सप्लेन करने के लिए फर्दर LFT और MOT को बनाया गया। बॉन्डिंग एंड मेटल कार्बोनिल्स की अगर मैं बात करूँ तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है ना, कंपाउंड इन विच मेटल इज डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन, इसका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसका एग्जांपल है CH3MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सिग्मा बॉन्डिंग जिसमें देखने के लिए मिलता है, फेरोसियन जिसमें पाई बॉन्डिंग देखने के लिए मिलता है, निकल CO4 इसमें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड दोनों देखने के लिए मिलता है। देखो टेट्रा कार्बोनिल निकल, ठीक है ना, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो करता है। पेंटा कार्बोनिल आयरन ये TBP शो करता है, और हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम या ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर शो कर रहा होता है। डेका कार्बोनिल मैग्नीज की अगर मैं बात करूँ, 2 स्क्वायर पिरामिडल का फॉर्म कर रहा होता है, MnCO5 ये जॉइंट होता है बाय MnMn बॉन्ड। ऑक्टा कार्बोनिल कोबाल्ट की मैं बात करूँ, इसके पास CO बॉन्ड होता है। ठीक है ना, एंड इट इज ब्रीज विद 2 CO ग्रुप। ठीक है, अब हम सिनर्जिक बॉन्डिंग की बात करें तो मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड, मेटल कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर और ऑन कार्बोनिल, जो कार्बोनिल के ऊपर जो लोन पेयर होता है ना, ये चला जाता है मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में। और दूसरा ये भी हम देख सकते हैं, मेटल कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड। ठीक है, जो मेटल देखो, डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फील्ड D ऑर्बिटल ऑफ मेटल टू वैकेंट AB एंटी बॉन्डिंग पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ CO, वैकेंट AB पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ CO, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग इसको हम कहते हैं। दिस मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग क्रिएट्स अ सिनर्जिक इफेक्ट व्हिच स्ट्रेंथन बॉन्ड बिटवीन द कार्बोनिल एंड मेटल। ठीक है ना, जितना ज़्यादा बैक बॉन्डिंग होगा, ठीक है ना,
उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मैटर इंक्रीज होगा, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मैटर इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा बैक बॉन्डिंग होगा, ठीक है। देखो, और एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें ना, इट फॉर्म्स द बेसिस फॉर डिटेक्शन और एस्टिमेशन बाय क्लासिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल मेथड। हार्डनेस ऑफ वाटर को एस्टिमेट करने के लिए हम सिंपल टाइट्रेशन करते हैं ईडीटी लिगेंड को लेकर के। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में भी देखें सिल्वर गोल्ड में, ठीक है ना, हम इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूज करते हैं। जैसे गोल्ड कैन बी सेपरेटेड इन मेटेलिक फॉर्म बाई फ्रॉम दिस सॉल्यूशन बाई एडिंग जिंक। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल में भी इसका काम हम देख रहे होते हैं। जैसे इम्प्योर निकल इज कन्वर्टेड टू निकल CO4 विच इज डिकम्पोज टू यील्ड प्योर निकल, ठीक है ना। कार्बोक्सी पेप्टाइड्स की बात करें, ठीक है ना, एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है ना, इसमें क्या होता है, इसमें जायरन का यूज़ हो रहा होता है, ठीक है ना, एज अ को फैक्टर। गॉट इट। और ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी की बात करें तो इसको वाश किया जाता है बाय हाइपो सॉल्यूशन, ठीक है ना, विच डिजॉल्व्स द अनडिकम्पोज AgBr टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स आयन AgH2O3 होल टू 3 Na2H2O3, ठीक है ना। Na2H2O3 इसको हम हाइपो सॉल्यूशन कह रहे होते हैं। देखो, एक्सेस ऑफ कॉपर एंड आयरन आर रिमूव बाय चिलेटिंग लिगेंड, जैसे डी पेनिसिलामीन, ठीक है ना, डैश फेरिऑक्सीम बी, ठीक है ना, वाया फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। विटामिन B12 साइनोकोबालामीन, ठीक है ना, द एंटी पर्निशियस एनीमिया फैक्टर CO। DMG इज यूज फॉर आइडेंटिफाइंग निकल। विल्किंसन कैटेलिस्ट हमें ट्राइफिनाइल फॉस्फिन रोडियम क्लोराइड, ठीक है ना, यूज फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन में देखने के लिए मिलता है। जिगलर नेटा कैटेलिस्ट ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, इसमें देखने के लिए मिलता है। इट इज अ हाइड्रोजिनस कैटेलिस्ट। EDTA की बात करें, इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लीड पॉइजनिंग। ओके, दैट वाज इन दिस चैप्टर। आई होप आपको पसंद आया होगा। हम मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक आप पढ़ते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।